रेवाड़ी में सफाई कर्मचारियों ने नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों ने 4000 जोखिम भत्ता लागू करने, ठेका प्रथा को समाप्त करने, रेगुलाइजेशन करने की भी मांग की। कर्मचारियों ने सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बातचीत करके आश्वासन दे देते, लेकिन लागू कुछ भी नहीं होता। अभी तक भी खट्टर सरकार ने जितनी बार जो भी वादे किए हैं वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी 30 तारीख को घेराव था करनाल के अंदर, हम वहाँ गए थे, तब भी उन्होंने वादा किया था कि हम बातचीत के लिए बुलाएंगे। अभी तक उन्होंने कोई भी बातचीत के लिए बुलाया नहीं। इसके बावजूद हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ राज्य कार्य कमेटी ने फैसला लिया है कि दोबारा से आंदोलन शुरू किया जाए, और उसी के उसमें एक कड़ी के अंदर आज हमने कमिश्नर वाइज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कुरुक्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ ने शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण का विरोध किया। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा, शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। बीजेपी शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण कर इसे छीनने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, सरकार ने शिक्षा नीति को लॉकडाउन में बिना किसी चर्चा के ही लागू कर दिया था, जिससे सरकार के गलत इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं। तो सरकार शिक्षा का अधिकार छीन रही है। एनएसयूआई अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया। कुरुक्षेत्र में एनएसयूआई का ये शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया गया। कुछ इस तरह से शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण का, इस पूरी व्यवस्था का ये छात्रगण वहां पर विरोध जताते नजर आए। एनएसयूआई के तमाम छात्र यहां पर एकत्रित हुए, ये प्रदर्शन करते दिखाई दिए, शिक्षा व्यवस्था के निजीकरण का विरोध करते दिखाई दिए। कोरोना में जब मैं और आप जो है मूल सुविधाओं के लिए इस सरकार से जूझ रहे थे, वो चाहे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर हो, वो चाहे कोई दवाई हो, उस समय चोरों की तरह पिछले दरवाजे से जो है नई शिक्षा नीति जो है इस सरकार ने लाई। उस नई शिक्षा नीति का भी हम विरोध करते हैं। उस पर भी छात्रों के साथ हमारा चर्चा संवाद है कि ये नई शिक्षा नीति तब लाई गई जब हमारे सारे शिक्षा संस्थान जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी बंद पड़े थे, और इसी तरीके से अन्य छात्र मुद्दों को लेकर, जो बेरोजगारी का मुद्दा जो है, उन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पे जो है शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत जो है छात्र संवाद हमने आज यहाँ पे रखा है। हरियाणा महिला पुलिस की साइकिल रैली अंबाला पहुंची, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, हरियाणा महिला पुलिस ने महिलाओं को उनकी सुरक्षा और अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली निकाली है। इस दौरान साइकिल रैली की अगुवाई कर रही डीएसपी ममता सौदा ने बताया कि प्रदेश की सभी महिलाओं को जागरूक करने के मकसद से ये रैली निकाली गई। इसमें प्रदेश के सभी जिलों में महिलाओं को उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई, और उन्हें जागरूक करने के मकसद से ही ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जागृति के उससे जो है साइकिल रैली निकाली जा रही है। ममता सौदा जी इसको लेके आए हैं, तो ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जाएंगे। तो सबसे पहले यहीं आए हैं अम्बाला में। तो बेसिकली ये एक अवेयरनेस रैली है, अवेयरनेस फॉर विमेन। तो हमने यहाँ 2 प्रोग्राम रखे हैं। एक तो हमारा सिटी एरिया में है, एक हमारा रूरल एरिया में है, जहाँ पे महिलाओं को इकट्ठा करके हमारे द्वारा तथा इनकी टीम के द्वारा जागरूक किया जाएगा। जी, इनका अंबाला में 1 दिन का है, फिर ये आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। कैथल शहर की सबसे पुराने जाट हाई स्कूल सोसाइटी के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीति के बड़े दिग्गज इस संस्था के सदस्य हैं, जिनमें महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला, ये इनेलो से है, जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा भी शामिल है। जाट कॉलेज की कमेटी के कार्यालय में चुनाव पर्यवेक्षक और चुनाव उप पर्यवेक्षक कागजी कार्रवाई करने को लेकर बैठ गए हैं। इस संस्था का पिछले चुनाव
2019 में संपन्न हुआ था। उस समय संस्था के कुल 75 कॉलेजियम में तकरीबन 9,000 सदस्य थे, जो अब बढ़ गए हैं और बढ़कर 18,200 हो गए हैं। इस बार जाट हाई सोसाइटी का चुनाव जनवरी महीने में होगा। चुनाव प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव को आपत्तियां दर्ज की जाएगी। चुनाव आयोग तक ये सारी बातें पहुंचाई जाएगी अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो। सोसाइटी कैथल के कॉलेजियम के चुनाव होने हैं और 15/11 को लिस्ट लगा दी कार्यालय के बाहर। 30/11 तक उसमें जो आपत्ति है किसी वोटर को ली जाएंगी। उसके बाद 3/12 से 6/12 सारा जांच किया जाएगा। उसके बाद 7/12 को फाइनल मतदाता सूची लगा दी जाएगी। तो इसके अंदर टोटल वोट्स है जो 18,200 के करीब वोट हैं, टोटल वोट्स हैं। और इसके अंदर 75 कॉलेजम है। 75 कॉलेजों में पर कॉलेजम के अंदर 230 से लेकर 260 की संख्या है, वोटरों की संख्या है। और इसके बारे में बताना चाहूँ, आप कह रहे हैं इसमें पूरे पंजाब, हरियाणा और आसपास जो एरिया लगता है हरियाणा की सीम के, सभी के वोट इसमें जाट समाज से संबंध रखते हैं, उनके सबके वोट इसके अंदर हैं। वहीं इंद्री में इंदरगढ़ रोड पर स्थित बू अली शाह कलंदर का 50वां सालाना उर्स 17 नवंबर से आरंभ होगा। इस उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए कमेटी के प्रधान सुभाष जिंदल ने बताया कि इंद्री में बू अली शाह कलंदर का उर्स पिछले 50 सालों से मनाया जा रहा है। पहले ये कार्यक्रम छोटे स्तर पर होता था, लेकिन धीरे धीरे इसने व्यापक रूप ले लिया है। ये दरगाह इंदर रोड पे है, बाबा बू अली शाह कलंदर साहब के नाम से, और इसको तकरीबन 50 साल हो गए हैं जब से यहाँ ये शुरू हो रहा है। इसमें 17-18 नवंबर हर साल फिक्स डेट है जब ये इस पे होता है। इसमें कवालियों का प्रोग्राम है। 15 से शुरू हो जाता है वैसे भंडारे का काम, भट्टियाँ लगनी, लाइट लगनी, टेंट लगना। 17-18 को 2 दिन भंडारा चलता है, रात को कवालियाँ होती हैं। 18 तारीख को संत कॉलोनी से शोभा यात्रा चलती है, जो बाजार से होती दरगाह पे 2-2:30 बजे पहुँचती है। वहीं फरीदाबाद की सरकारी बिल्डिंग्स में फायर एनओसी ना होने और लघु सचिवालय में पिछले 1.5 साल से आग बुझाने वाले सिलेंडर की रिफिलिंग ना कराने की खबर दिखाए जाने के बाद हुआ है बड़ा असर। डीसी जितेंद्र यादव ने लघु सचिवालय की 6 मंजिला बिल्डिंग के सभी सिलेंडर दोबारा से रिफिल कराने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, सिलेंडर रिफिल करने वाली एजेंसी ने भी सभी सिलेंडर बिल्डिंग से उतरवाकर उन्हें रिफिल के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें, हाल ही में लघु सचिवालय में फायर सिस्टम की जांच की गई तो पता लगा पिछले 1.5 साल में आग बुझाने वाले सिलेंडर तक यहां पर रिफिल नहीं किए गए। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता यहां आग लग जाए, कुछ इस तरह की अप्रिय घटना हो जाए, तो तैयारियां किस हद तक इनकी अधूरी थी। उस समय ये गैस सिलेंडर उतारे जाते आग को बुझाने के लिए और तब पता लगता कि इनमें तो रिफिल हुई ही नहीं। फरीदाबाद में जनतंत्र टीवी की खबर का फिर हुआ बड़ा असर। लघु सचिवालय के फायर सिलेंडर्स को रिफिल करने के लिए भिजवा दिया गया है। पिछले 1.5 साल से रिफिल नहीं किए गए थे, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद, खबर का असर होने के बाद इसके मद्देनजर इन सिलेंडर्स को रिफिल कराने का निर्देश जारी किया गया। रिफिलिंग के लिए उतारे गए हैं, इनकी एक्सपायरी हो गई थी, इस वजह से रिफ़िल के लिए अब जा रहे हैं। तो अब मंडे को आपको रिफ़िल होके मिल जाएंगे। कोविड के कारण वो शायद नहीं रिफ़िल करा पाए हैं। ये कोविड के बीच का टाइम है जो रिफ़िल नहीं हो पाए हैं। सर, इसमें फायर सेफ्टी और पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारे सिलेंडर टाइम से रिफ़िल हो जाने चाहिए थे और टाइम पे ये यूज़ हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर ये एक्सपायरी है तो ये टाइम से रिफ़िल होने थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरियाणा को अब पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद मिलेगा। 4 नवंबर से 14 नवंबर तक हरियाणा को औसतन 5,850 मैट्रिक टन दी गई है और अब राज्य में मांग के अनुसार पिछले जो कोटे की अगर बात की जाए, जो कमी पेशी थी उसे भी पूरा करने की बात कही गई। साथ ही कहा गया कि अगले 4 दिन औसतन 10,000 मैट्रिक टन डीएपी खाद दी जाएगी। बता दें, प्रदेश में अब तक 1,82,000 मैट्रिक टन खाद खरीदी जा चुकी है।
चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनता इंटर टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।